हेलो गाइस, स्वागत है आज के इस प्यारे से वीडियो बायोलॉजी के टॉपिक में। तो हम लोग आज बायोलॉजी के मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। पूरी 11th और 12th बायोलॉजी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर है। तो जो भी स्टूडेंट्स सीपी नेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं 2020 बैच के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट, आज कितनी डेट है? आज डेट है ये 5 जनवरी है और आपका एग्ज़ाम कब है? 7 को है। तो 7 जनवरी को है आपका एग्ज़ाम। अब कितने डेट हैं? आज का दिन है 5 तारीख है, बीच में एक 6 आएगा, ये भी दिन है। तो अभी आपके पास 2 दिन है। तो आप मैक्सिमम एफर्ट कर लीजिए कि आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैक्सिमम कर लीजिए और एक बार क्वेश्चन सभी देख के जाइएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन जो जितने भी आप एक बार लगा चुके हैं, एक बार क्वेश्चन जो है बुक से पूरा देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन कितने थे, और जो वीडियो में कराया हूँ उसको एक बार पूरा रिव्यू करके जाइए। तो हाँ, फिर सही रहेगा। तो ये सब वीडियो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी खबरें लास्ट तक आपको काउंसलिंग तक हेल्प करेंगे हम। तो आप लोग चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जो कि हम लोग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, कह रहा कच्चे नारियल का दूधिया पानी है। जो हम लोग कच्चा नारियल जो हम लोग उसका लिक्विड पीते हैं वही कह रहा है। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज। कच्चे नारियल का दूधिया पानी क्या होता है? द्रवित मादा गैमेटोफाइट होता है, या बीजचोल का स्राव होता है, या द्रवित भ्रूणपोष होता है, या केंद्रिका ऊतक होती है। तो उसी को तो कहते हैं लिक्विड इंडोस्पर्म। एक देख लीजिए है, एक डिजेनरेटेड न्यूक्लियर टिश्यू है, तो उसी को तो कहते हैं लिक्विड इंडोस्पर्म। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और एक यहीं पे आप देख लीजिए, ये भी पूछता है एडिबल पार्ट क्या होता है। एडिबल मतलब खाने वाला पार्ट क्या होता है, तो उसका हम लोग यही क्या खाते हैं, यही इंडोस्पर्म ही खाते हैं, सेलुलर इंडोस्पर्म खाते हैं। क्या खाते हैं? सेलुलर इंडोस्पर्म। और क्या पीते हैं? तो ये देता है, अगर पीने का देता है तो क्या होता है? लिक्विड इंडोस्पर्म। और खाने का देता है तो सेलुलर इंडोस्पर्म। तो ये हो जाता है। और इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इनमें से कौन चयन समापन कोडान है? ये क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके थे। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं, इनमें से कौन चयन समापन कोडान है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चयन टर्मिनेशन कोडान। चयन इनिशिएशन की बात नहीं करा, टर्मिनेशन मीन्स होता है स्टॉप कर देना। तो ये कौन होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है? तो अभी हम बताए थे कौन, आपको 3 कोडान बताए थे, वो स्टॉप कोडान होते हैं। एक बताए थे UAA हुआ, इसमें भी चलिए हम लोग बता दे रहे हैं कि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। हुआ हो गया, फिर उसके बाद उगा हो गया, ये देख लीजिए, उगा आप लिख लीजिए। फिर एक होता है उग कर लीजिए, ये हो गया उआ, उगा, उग। ये 3 क्या होते हैं? स्टॉप कोडान होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस को, ट्रांसलेशन को ये रोकते हैं। और एक होता है AUG होता है, AUG होता है, ये क्या करता है? ये चैन इनिशिएटर कोडान है। इसका डुअल फंक्शन, ये 2 काम करता है। एक जानते हैं कौन सा काम? ये एक काम करता है मिथियोनिन, एक अमीनो एसिड होती है, उसको कोड करता है। तो आप लोग ये भी जान लीजिए, METHIONINE मिथियोनिन को कोड भी करता है, और ये क्या करता है? और ये इनिशिएटर कोडान भी है। तो इसका कौन सा फंक्शन, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि ये इसका फंक्शन क्या है। ये मिथियोनिन को कोड करता है और इनिशिएटर कोडान। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि AUG का कौन फंक्शन है, मतलब इसका ड्यूअल फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग सॉल्व करके बताइए इनमें से कौन समापन कोडान है। तो उआ, उगा, उग आप लोग को लगाना है। उआ, उगा, उग, तीनों में पहले ई आएगा कि पहले तीनों में जब जाएंगे तो कौन सा पहला लेटर यू आएगा? पहले ये तो पता होना चाहिए, इसलिए कट जाएगा। फिर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक ही आपको दिख भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस भी रहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कह रहा है कि कौन सी साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें
न्यूट्रिएंट में फिक्स करती है नाइट्रोजन को। न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कौन सा बैक्टीरिया फर्स्ट दे रहा है, कौन सा, नॉस्टॉक एनाबीना ऑसिलेटेरिया, नॉस्टॉक एनाबीना ऑसिलेटेरिया। तो ये तीनों जो होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी लगाएंगे। और यहीं ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ये सॉइल इंक्रीज कर देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे। और यहीं पे एक क्वेश्चन आप लोग और लिख सकते हैं, एक ग्लोमस होता है, GLOMUS होता है, ग्लोमस होता है। ये क्या होता है ग्लोमस, ये फंगस के, ये एक फंगस की जीनस है, जीनस आप फंगस मतलब ये जीनस है, जीनस है किसकी, फंगस की है। और ये क्या करता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या, इसका काम क्या है। ये फास्फोरस अपटेक को बढ़ा देती है, इंड्यूस कर देती है, कौन से, फास्फोरस के, PHOS, फास्फोरस को बढ़ा देती है, फास्फोरस अपटेक को बढ़ा देती है। तो आपको क्या याद करना है, जैसे ग्लोमस कहीं दिखेगा आपको फास्फोरस याद आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TDNA पाया जाता है, कह रहा है कि TDNA किस में पाया जाता है। तो TDNA क्या होता है आपको पहले ये भी पता होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सैक्रोमाइसिस, एग्रोबैक्टीरियम, पेनिसिलिन और पक्सिनिया दे रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है पक्सिनिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप ये देख लीजिए एग्रोबैक्टीरियम लगाएंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि TDNA किस में पाया जाता है। तो TDNA आप लोग लगा दिए होंगे एग्रोबैक्टीरियम। अब आप लोग को ये भी एकदम क्लियर होना चाहिए कि एग्रोबैक्टीरियम क्या है। तो एग्रोबैक्टीरियम इसके आगे ही लिख लीजिए, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस होता है, TUMIFACIENS। ये क्या होता है, टूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन जो होता है एक वेक्टर होता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, प्लांट में यूज किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस एक वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है, प्लांट में यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ये टूमीफेसियंस एक वेक्टर है, इसमें प्लांट के जो डाइकाट प्लांट के पैथोजेंस होते हैं उसको उसमें इंसर्ट किया जाता है, फिर वहाँ ट्यूमर काज करते हैं, फिर एक केमिकल सिक्रेट करते हैं, फिर वो मतलब क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये सब होता है। तो आप लोग को ये सिंपल याद करना है। TDNA क्या होता है, ये एक DNA का एक टुकड़ा होता है, TDNA, इसी को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आप ये लगाएंगे, बी, TDNA किस में पाया जाता है, तो एग्रोबैक्टीरियम में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर कह रहा है अनुन्मलीय परागित फूल होता है। तो ये कह रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर, यहाँ क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात कर रहा है। तो ना कि ये देख लीजिए थोड़ा क्या लिखा है इसमें C या इसका स्पेलिंग जो है CL हो जाएगा, यहाँ CH दे दिया है ना। तो आप लोग इसको सही करते हैं, क्लिस्टोगैमस ये है, ना कि चेस्मोगैमस है, क्लिस्टोगैमस है। तो CLEISTO होता है, क्लिस्टो होता है, फिर ये गैमस दिया ही है, क्लिस्टो GAMOUS होता है। थोड़ा ये स्पेलिंग में करेक्शन है। तो क्लिस्टोगैमस मीन्स क्लिस्ट, मुट्ठी जैसे नहीं बंद करते हैं, क्लिस्टोगैमस, क्लिस्ट कर लीजिए, मुट्ठी को बंद कर लीजिए। तो वही कह रहा है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ऐसे फ्लावर जो बंद होते हैं, क्लिस्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है इंसेक्ट करता है, बैट चमगादड़ के थ्रू होता है, या फिर कह रहा है स्वपरिक सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, या फिर वाटर के द्वारा, जल द्वारा। तो अगर वो क्लिस्ट रहेगा, बंद रहेगा, तो उसमें पॉलिनेशन तो ना ही चमगादड़ कर पाएगा, ना इंसेक्ट कर पाएगा, ना वाटर के थ्रू हो पाएगा, उसको सेल्फ पॉलिनेटेड होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आप सी लगाएंगे। यहीं पे आप लोग एक और नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लिस्टोगैमस वाला, ये क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ लिख लीजिए, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चेस्मोगैमस, CHASMO, चेस्मो GAMOUS, चेस्मोगैमस फ्लावर लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चश्मों से ऐसे याद कर लीजिए, चश्मा याद कर लीजिए। क्या याद करेंगे, चश्मा याद कर लीजिए। चश्मा से हम लोग क्या देखते हैं, पूरा देखते हैं। तो चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है, ये ओपन फ्लावर कहते हैं, ओपन टाइप फ्लावर को, जो खुला होता है फ्लावर, उसको क्या कहते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो ये क्रॉस फर्टिल है, सेल्फ क्रॉस फर्टिल, इसमें पॉलिनेशन होता है।
तो चलिए इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट करेंगे। 5 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता है। तो ये तो किसका, ये आप एकदम सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन कराएं। जोड़ने वाला क्या होता है, पॉलीमरेज फर्स्ट दे रहा है और इसमें आरएनए पॉलीमरेज और टोपोआइसोमरेज, जहाँ पे लाइगेज दिया होगा वही ऑप्शन सही होगा। ये इसको जेनेटिक गम्स कहते हैं, गम्स मीन्स गोंद कहते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, यही जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वह बैक्टीरिया जो जंतुओं और मनुष्यों की आंत में साधारणतया पाया जाता है। तो हम लोग को वो बैक्टीरिया बेनिफिशियल बैक्टीरिया बताना है जो हम लोगों के किसके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो वो इकोलाई होता है। तो आप लोग डायरेक्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, इकोलाई पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के 2 मुख्य घटक क्या होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं क्वेश्चन है। ये कह रहा है जो 2 मेन कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के 2 मेन कंपोनेंट हमको बताना है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, प्लांट एनिमल कह रहा है, बायोटिक एंड एबायोटिक, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिलिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें 2 मेन कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ऑल ऑफ दीज हो जाता, बट यहाँ पे 2 मेन कंपोनेंट, तो ऑप्शन नंबर बी बायोटिक एंड एबायोटिक आप लगाएंगे। जैसे एबायोटिक में क्या आएगा, एबायोटिक में आ जाएगा जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर आ सकता है एबायोटिक में, फिर वाटर आ सकता है, ये सब। और बायोटिक में क्या आएगा, बायोटिक में तो ये जो इकोसिस्टम पॉन्ड वाला होता है, पॉन्ड तालाब, तो इसमें जितना आएगा जू प्लैंकटन आ गया, फिश आ गया, ये सब आएंगे। तो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, फिश, तो इसमें आएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लगाएंगे, बी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 9 नंबर, नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ युग्मन क्या कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन पूछा जाता है, फिर इस ट्रिपल फ्यूजन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं। तो ये एम्ब्रियोसाइक की बात कर रहा है, तो ये सब वहीं की कहानी है, तो एम्ब्रियोसाइक की। तो इसमें देख लीजिए क्वेश्चन एकदम आप क्लियर कर लीजिए। कह रहा है कि अगर फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, कह रहा है कि अगर फ्यूज करते हैं, क्या फ्यूज करते हैं, मेल गैमीट फ्यूज करते हैं, तो क्या होता है, अगर मेल गैमीट फ्यूज कर जाए सेकेंडरी न्यूक्लियस से तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लिख भी सकते हैं, ये देख लीजिए, ये मेल गैमीट का सिंबल होता है, ये मेल गैमीट का सिंबल होता है। मेल गैमीट ऐसे लिख लीजिए, मेल GAMETE, मेल गैमीट प्लस सेंट्रल सेल लिख लीजिए, CENTRAL, सेंट्रल सेल होती है, जो कि सेंट्रल सेल लिख लीजिए। सेंट्रल सेल क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। इसी को पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, POLAR, पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं। अब इसी से ये जाके ये गैमीट फ्यूज कर जाती है सेंट्रल सेल से, फिर ये क्या बना लेती है, फिर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेती है। क्या बनाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाती है, फिर एंडोस्पर्म, फिर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ऐसे ही सब बना लेती है ट्रिपल फ्यूज। आप लोग ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रिपल फ्यूजन का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे ट्रिपल फ्यूजन क्यों होता है, ट्रिपल फ्यूजन का लास्ट जो होता है, ये इस ट्रिपल फ्यूजन का लास्ट प्रोडक्ट होता है जो वो होता है इंडोस्पर्म होता है। ये आप लोग लिख सकते हैं, INDOSPERM, इंडोस्पर्म, जो कि 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ओपेरान मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। ओपेरान मॉडल जो था वो किसने प्रस्तावित किया था, वाटसन क्रिक ने, बेस्टियन डेविडसन ने, या जैकब एंड मोनार्ड। तो ये तो पढ़ने वाली बात है ही नहीं, ये इतनी बार क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इसमें जैकब एंड मोनार्ड ने क्या किया था, वाटसन ये ओपेरान मॉडल दिए थे, ओपेरान मॉडल। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ से ही लिख सकते हैं, जैकब एंड मोनार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र के वाहक बल हैं, द ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के इकोसिस्टम से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, तो आप लोग इकोसिस्टम देख लीजिएगा। ड्राइविंग फोर्स फॉर इकोसिस्टम कह रहा है कि
एक पारिस्थितिक तंत्र के वाहक बल कौन है? तो 11 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे? 11 का ऑप्शन नंबर आप लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, सोलर एनर्जी जो होता है यही पारिस्थितिक तंत्र के वाहक बल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग स्टूडेंट यहीं और देख लीजिए, एक बार पूछा था कि इकोसिस्टम जो है, ये देख लीजिए इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? तो ये आप लोग देख सकते हैं, टर्म आप लोग लिख लीजिए, A.G. टेंसले एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं ने दिया था, TENSLEY, A.G. टेंसले। तो आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिए, इकोसिस्टम टर्म बाय A.G. टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय, तो एस्टोबैक्टेरियस्टी या ईस्ट या एस्परजिलस नाइजर या स्पेक्ट्रोकोकस। तो ये वीडियो में, कई वीडियो में मैंने एकदम अच्छे से डिस्कस किया है कि सिट्रिक अम्ल एकदम पूरा डिस्कस किया, सिट्रिक अम्ल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी ऑप्शन देख लीजिए, एस्परजिलस निगर जो होता है वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वायु परागण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? एनीमोफिली की बात कर रहा है। एनीमोफिली कैन बी बेस्ट सीन इन, एनीमोफिली किस में आप बेस्ट देखोगे? तो ये देखोगे मेज में देखोगे। एनीमोफिली एयर के द्वारा किस में होता है? ये मक्का में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आप करेक्ट करो, बी ऑप्शन। एनीमोफिली जो पॉलिनेशन होता है वो मेज में बेस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइबोसोम्स का एक बड़ा झुंड क्या कहलाता है? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लार्ज क्लस्टर ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। तो 14 का ऑप्शन नंबर आप लास्ट ऑप्शन करेक्ट करिए। ये देखिए, अगर ढेर सारे ये छोटे छोटे राइबोसोम एक क्या हो जाते हैं? पॉलीराइबोसोम। पॉली मीन्स होता है मेनी, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए स्टूडेंट, ये कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन, पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें है? तो इट्स बायोमास में या फिर साइक्लिंग मटेरियल में या फ्लो ऑफ एनर्जी। मेरे हिसाब से देखिए कौन सा साइक्लिंग ऑफ मटेरियल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करने वाले हैं? इसमें आप लास्ट ऑप्शन नंबर करेक्ट करेंगे। ये मटेरियल को साइक्लिंग भी करता है इकोसिस्टम और एनर्जी को भी फ्लो करता है। तो एनर्जी तो मोस्ट है इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो फर्टिलाइजर। अब ये देख लीजिए, बायो फर्टिलाइजर की बात कर दिया तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? साइनोबैक्टीरिया भी बायो फर्टिलाइजर है, ये नाइट्रोजन को बढ़ाता है सॉइल में। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी है, तो ये माइकोराइजा। आप लोग ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि माइकोराइजा क्या है। माइकोराइजा जो होता है ये पूछता है कभी कभी, ये रूट ऑफ हायर प्लांट और फंजाई का एसोसिएशन होता है माइकोराइजा। फंजाई लिख लीजिए, FUNGI फंजाई, एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट की रूट जो होती है, रूट ऑफ हायर प्लांट, HIGHER हायर PLANT, प्लांट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन मैमेलियन टेस्टिस हेल्प टू नरिश स्पर्म। अब ये कह रहा है स्पर्म को कौन भोजन प्रदान, डायरेक्ट ऐसे ही आप लोग जान के रखिए कि कौन स्पर्म को भोजन प्रदान करता है, नरिश करता है, तो देखभाल करता है। और तो ये 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? आप लास्ट ऑप्शन देखिए, सर्टोली सेल्स होती है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती है टेस्टिस के। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करिए। सर्टोली सेल्स पे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करता है। फिर सर्टोली सेल एक एंटी बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करती है, फिर ये स्पर्मिएशन करता है, स्पर्म रिलीज करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शुक्राणु के बीच भाग में स्थित क्या होता है? मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म। ये तो आप एकदम सिंपल क्वेश्चन आ गया, इसका स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। ये मिडिल में क्या होती है? ऐसे मान लीजिए, ऐसे आप बना लीजिए, तो ये क्या होती है? ये स्पर्म मान लीजिए है, तो ये मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यहाँ पे एक्रोसोम एंजाइम होता है, ये टेल पार्ट होता है और ये हेड पार्ट होता है और ये मिडिल पार्ट होता है। तो मिडिल में माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है, तभी तो स्पर्म मूव करता है तेज़ी से, ये कहानी है। तो इसमें क्या आप लगाएंगे? 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये देखिए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन डायरेक्ट टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोसोम पाए जाते हैं, ये देखिए
अभी डिस्कस किए, अभी तुरंत आ गए। ये क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम शुक्राणु में पाए जाते हैं, स्पर्म में पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या क्रोमोसोम तो ही काम करता है, ये एंजाइम सिक्रेट करता है, फिर वहाँ पे पेनिट्रेट जब करती है ओवम को, कौन सी लेयर को, पीरिविटलाइन लेयर से वो जाके जुड़ती है। पीरिविटलाइन नहीं, वो कौन सी लेयर थी अभी, पेल्यूसिडम लेयर, जो पेल्यूसिडम लेयर होती है मिडिल वाली, उसको जाकर पेनिट्रेट करता है, वहीं पे वो रिलीज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट, जो मैं एक्सप्लेन नहीं करता, अगर आप काफ़ी वीडियो देखे होंगे तो लैंग्वेज एकदम समझ पाएंगे कि वो कहाँ की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग वो वीडियो देख चुके हैं तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ बस वही बोल रहे हैं। तो इतना अगर हो जाएगा, और इतना हम करा भी दे रहे हैं, अगर नहीं देखे होंगे तब भी समझ में आएगा। तो स्टूडेंट अभी जितने स्टूडेंट, अभी हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, अभी जितने स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं ना, वो सब अभी लाइक कर दें पहले वीडियो को। आप लोग लाइक नहीं करते, देखते हैं ना 1000 व्यूज चल गया, 1000 व्यूज पे कितने लाइक? 50 लाइक। और भैया 950 स्टूडेंट कहाँ चले गए? ऐसे देखे निकल गए? नहीं, आप लोग लाइक भी करिए प्लीज़, लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंट्रम किसकी गुहा है? तो ये गट्ठर कह रहा है एंट्रम कैविटी किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे? एंट्रम जो होती है ये ग्रेफियन फॉलिकल की होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंट्रम किसकी होती है? ग्रेफियन फॉलिकल की। एंट्रम क्या होती है? एक वो होती है जैसे एक खाली स्थान गड्ढा हो जाता है। मानव में कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया होती है? हु इज प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन मैमल्स। अब कह रहा है कि मैमल में कौन सी प्रक्रिया होती है? असेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, या दोनों होता है? तो 21 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करने वाला है? ये भी एकदम कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। तो मैमल्स में, कोई भी मैमल्स में आप देखेंगे असेक्सुअल कभी नहीं होता है। असेक्सुअल अगर ह्यूमन के द्वारा कोई सिस्टम कराया जाए आर्टिफिशियल, या फिर प्लांट के द्वारा, प्लांट में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, और मैमल्स में तो सेक्सुअल ही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें बोथ दिया गया ना, तो काफ़ी स्टूडेंट बोथ लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। बोथ जैसे आप यूज किए, सेक्सुअल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो ये देख लीजिए, कह रहा है नेचुरल प्रोसेस ऑफ कंट्रासेप्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे काम करती हैं? तो ये देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, कह रहा है अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर, या बी ऑप्शन कह रहा है अंडाणु और शुक्राणु के संगम को न रोकने के सिद्धांत पर, अंडाणु की उत्पत्ति को रोकने के सिद्धांत पर। ये तो सही लग रहा है, और शुक्राणु की उत्पत्ति को रोकने के सिद्धांत पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करने वाले हैं? ये देख लीजिए, इसमें तो हम ये फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। अगर आप कोई भी कंट्रासेप्टिव पिल, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ कंट्रासेप्शन वर्क। अगर मान लीजिए नेचुरल प्रोसेस की वजह से वो कौन सी लैक्टेशनल पीरियड जो था वो उसकी बात कर रहा है, तो अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ओवम और स्पर्म जाके जहाँ पे मिलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, ये इसको अवॉइड कर देते हैं। एम्पुलरी इस्टमस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है तो उसी को अवॉइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ही करेक्ट करेंगे। इसमें सी ऑप्शन क्यों नहीं सही हो रहा? सी ऑप्शन कंट्रोल रिलीज ऑफ ओवा। ओवा तो रिलीज होता है बट वहाँ तक जा ही नहीं पाता, मतलब दोनों पहुँच नहीं पाते फिक्स प्लेस पे। कौन सी प्लेस पे? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुलरी इस्टमस जंक्शन। पहले ए वाला लिखेंगे, AMPULLARY, एम्पुलरी इस्थमस, ISTHMUS इस्थमस जंक्शन। ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, वोमेन में होता है। तो ये आप लोग जान के रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23। अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन। तो ओव्यूलेशन जैसे ही आपको दिखे आप ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे? ओव्यूलेटरी हार्मोन, ओव्यूलेशन इंड्यूस्ड बाय कौन सा हार्मोन? अब ये लगाइए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी दिया गया है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी दिया गया है, तब आप लोग कंफ्यूज करेंगे।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 ये क्या कह रहा है, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा कह रहा है, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय द हार्मोन। अगर FSH और LH दिया है तो आप LH ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही करेंगे। ये LH लिखा है, LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, तो ऑप्शन नंबर C आप करेक्ट करेंगे, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही होता है जो ग्रेफियन फॉलिकल जो होती है, ग्रेफियन फॉलिकल उसको होती है यहीं रैप्चर कर देता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, फिर यहीं से रिलीज क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। तो ये इसी ओवम रिलीज होता है, इसी को ओवम रिलीज को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, OVULATION। तो ओव्यूलेशन कौन करवाता है, कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एकदम एग्जैक्ट आप ऑप्शन नंबर C करेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन है, GONADO GONADOTROPINS गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पूछा जाता है, तो आप लोग कौन सा लगाएंगे, दोनों लगाएंगे, FSH लगाएंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, ये होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है T लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है, तो ये T लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो T लिम्फोसाइट सेल्स और B लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। T लिम्फोसाइट सेल का वर्क क्या होता है, ये T लिम्फोसाइट जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं ये सहायता करती हैं B लिम्फोसाइट को हेल्प करती हैं। B लिम्फोसाइट क्या करती है, अब ये B लिम्फोसाइट एक प्रोटीन सिक्रीट करती है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं, और ये वर्क करती है एंटीबॉडी पैथोजन के अगेंस्ट में। तो B लिम्फोसाइट क्या रिलीज करती है, प्रोटीन जिसका नाम है एंटीबॉडी। ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ये T लिम्फोसाइट कहाँ प्रोड्यूस होती है, थाइमस में या स्टोमच में या लीवर में या बोन मैरो, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट करेंगे, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में ये सिक्रीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हिस्टामिन किससे संबंधित होता है, न्यूट्रलाइजेशन से, या B लिम्फोसाइट, या एंटीबॉडी, या एलर्जी। तो ऑप्शन नंबर D आप करेक्ट कर देंगे, एलर्जी से हिस्टामाइन संबंधित होता है। ये एक केमिकल होता है हिस्टामाइन जो क्या करता है, एलर्जी काज करता है। फिर एक होता है एंटी हिस्टामाइन। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एलर्जी को रोकने वाली क्या होती है, तो हिस्टामाइन नहीं एंटी हिस्टामाइन लेना पड़ता है। तो आप लोग ये हिस्टामाइन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टामाइन कौन सिक्रीट करता है, तो हिस्टामाइन एक सेल और एक टिश्यू सिक्रीट करती है। जैसे बैसोफिल सेल से एक होती है, WBC सेल होती है, PHILS बैसोफिल सेल्स होती है, ये भी सिक्रीट करती है। और एक मास्ट टिश्यू क्या होती है, उसका नाम है मास्ट सेल होती है, दोनों सेल होती हैं, एक मास्ट सेल होती है, एक बैसोफिल सेल्स होती हैं। तो यहाँ से सिक्रीट हो जाती है, क्या मास्ट सेल से भी सिक्रीट होती है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, बैसोफिल से सिक्रीट और मास्ट सेल से सिक्रीट होती है क्या, हिस्टामाइन। तो ये कह रहा है कि एलर्जी से संबंधित कौन है, विटामिन संबंधित किससे है, हिस्टामाइन किससे संबंधित होती है, तो एलर्जी से, ऑप्शन नंबर लास्ट सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो कह रहा है रेबीज का टीका किसने खोजा था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है, और लड़के कभी गलत भी नहीं करते ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बार वैक्सीन रेबीज की वैक्सीन किसने खोजा था, तो आप लोग याद कर लीजिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेनर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया क्या कहलाती है। द रिएक्शन अगेंस्ट इम्यून सिस्टम बाय इन्वायरमेंट एंटीजेंस इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहेंगे, एलर्जेंस कहेंगे कि एलर्जी कहेंगे। इसी दोनों में से एक ऑप्शन सही होने वाला है, तो कौन सा ऑप्शन आप लोग सही करने वाले हैं, तो आप ऑप्शन नंबर B एलर्जी सही करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया क्या कहलाती है, तो एलर्जी ही कहलाती है। द रिएक्शन अगेंस्ट इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट वर्क यही करती है। और इन्वायरमेंटल एंटीजेंस, अगर इन्वायरमेंटल एंटीजेंस मान लीजिए जैसे पोलन ग्रेन हो गया, तो पोलन ग्रेन क्या करती है, एलर्जी ही काज करती है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या B ऑप्शन नंबर B करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है एलर्जी के लक्षणों को कम करने हेतु निम्न में किसका उपयोग किया जाता है।
ये देखिए क्वेश्चन वो आ गया क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग यूज डिमिनिश सिम्टम ऑफ एलर्जी। अगर आपको एलर्जी हो गया तो कौन सी दवा लेंगे कि एलर्जी ख़त्म हो जाए, डिमिनिश होने लगे, ख़त्म होने लगे। तो स्टीरॉयड लेंगे? नहीं, स्टीरॉयड तो हम लोग को नुकसान पहुंचा जाएगी। एड्रेनालिन भी नहीं लेंगे, ये लेंगे एंटीहिस्टामाइन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑल ऑफ दीज नहीं लगाना है, क्योंकि कभी स्टीरॉयड हम लोग जल्दी नहीं लेते हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है। तो जैसे दमा पेशेंट होते हैं तो वहाँ स्टीरॉयड देते हैं, मान लीजिए एकदम लास्ट स्टेज होती है तो फिर स्टीरॉयड दिया जाता है। तो वैसे तो एंटीहिस्टामाइन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट ये आंसर है, इसका सॉल्यूशन नहीं दिया रहता है, हम खुद इसका सॉल्यूशन मतलब एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग कुछ पहले ही बोले थे वीडियो में, कुछ नया 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हो सकता है आ ही जाएँ। चलिए स्टूडेंट, हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आने के चांस हैं। अगर आप CP नेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग एक बार देख के जाइए, आप लोग को छोड़ के मत जाइए, हो सकता है आ जाए। अगर आ जाएगा तो फिर गुड। चलिए हम लोग क्या देखते हैं इसमें, हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में देखते हैं लाइफ स्पान, देख लेते हैं कि किसका लाइफ स्पान, ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान देखते हैं। जैसे हम लोग क्रोकोडाइल का पहले देख लेते हैं, CROCO, क्रोकोडाइल का कितना लाइफ स्पान होता है, कितने समय तक, कितने साल तक ये जिंदा होता है। तो क्रोकोडाइल जो होता है ये मगरमच्छ होता है, इसका जो लाइफ स्पान होता है ये 60 ईयर होता है। कितना? 60 साल तक ये जिंदा रहेगा। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट कर लीजिए टॉर्टोइज भी लिख लीजिए, TOR होता है, TOISE, टॉर्टोइज मीन्स कछुआ होता है। इसका 100 से लेके 150 ईयर तक, ये 100 से 150 ईयर तक ये जिंदा रह सकता है। तो ये 2 आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग बटरफ्लाई का लिख सकते हैं। बटरफ्लाई कितना होता है? BUTTER, बटरफ्लाई का हो सकता है कितना? तो इसका 1 से लेके 2 वीक तक होता है। ये आप लोग देख लीजिएगा, 1 से 2 हफ्ते तक ये जिंदा रहता है। फिर एक लिख लीजिए कौवा, लिख लीजिए क्राउ, लिख लीजिए CROW लिख लीजिए। क्राउ कितना होता है? कौवा जो होता है 15 ईयर तक ये जिंदा रह सकता है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें से अगर आएगा तो आपका हो जाएगा। एक और लिख लेते हैं, पैरट लिख लेते हैं, PARROT, पैरट का कितना होता है? 140, मतलब 140 ईयर ये जिंदा रह सकता है, इसका लाइफ स्पान होता है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाए, लेकिन एक और लिख लेते हैं, नहीं तो पता चले एलिफेंट का आ जाए, ELEPHANT। एलिफेंट मीन्स हाथी होता है। तो हाथी का आप लिखेंगे तो इसका 60 to 90 लिख लीजिए, और 60 to 90 ईयर्स। और अगर एक दिया रहेगा तो आप 75 ईयर्स भी लिख सकते हैं। तो ये आप एलिफेंट का हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ देख लेते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जब फाइब्रल कंडीशन एकदम बेस्ट कंडीशन मिलता है तभी आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्लेमाइडोमोनास क्या है? ये एक एल्गी होती है, एल्गी एंड फंजाई भी हो सकती है। ये होमोगैमेटिक शो करती हैं। जैसे लिख लीजिए ZOOSPORE, ऐसे दिया रहेगा। जू स्पोर्स कौन होता है? तो आप जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ऐसे आप लोग देख लीजिए, जू स्पोर्स दिया रहेगा तो क्लेमाइडोमोनास आपको ऑप्शन में खोजना है। तो क्लेमाइडो CHLAMYDO, क्लेमाइडो MONAS, क्लेमाइडोमोनास हो गया, एक फर्स्ट हो गया। सेकंड आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सेकंड कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम याद कर लीजिए, CONIDIA, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम याद कर लीजिए, PENICILLUM, पेनिसिलियम याद कर लीजिए सेकंड। और थर्ड याद कर लीजिए, कौन सा थर्ड याद करेंगे? बर्ड्स इन हाइड्रा, BUDS, बर्ड्स इन हाइड्रा। ये लोग में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बर्ड्स इन हाइड्रा याद कर लीजिए। और फोर्थ लास्ट याद कर लीजिए, जीम्यूल्स इन स्पंज, GEMMULES, जीम्यूल्स इन स्पंज, SPONGE।
ये याद कर लीजिए। तो 4 ये हो गया। और कुछ हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बट अभी समय नहीं है, तो जितना देख लेंगे उतना ही काफ़ी है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आर्चिगोनियोफोर किस में होता है, एंथ्रेडियोफोर किस में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ये मार्केंसिया में होती है। मार्केंसिया क्या होती है, डायसियस प्लांट होता है, मेल और फीमेल दोनों में अलग होता है। तो आर्चिगोनिया अगर कहीं भी दिया है, ये ARCHE आर्ची GONIO गोनियोफोर PHORE गोनियोफोर, तो ये किस में होती है, फीमेल में होती है, FEMALE फीमेल में होती है। और यहीं पे अगर यहीं पर एंथ्रेडियोफोर दिया होता है, एंथ्रेडियोफोर किस में होता है, ये होता है मेल में होता है, ANTHERIDIO एंथ्रेडियो PHORE एंथ्रेडियोफोर क्या होता है, ये मेल थैलस होता है, मेल THALUS मेल थैलस होता है। तो ये आप लोग देख लीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं कि किस में क्रोमोसोम नंबर देख लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर किस में हैप्लॉइड होता है और कितना डिप्लॉइड होता है। जैसे मान लीजिए पहले तो मैन का ही देख लीजिए, ह्यूमन बींग्स का देख लीजिए। ह्यूमन HUMAN ह्यूमन BEINGS ह्यूमन बींग्स का अगर डिप्लॉइड देखेंगे, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है डिप्लॉइड में 46 हो जाता है, और हैप्लॉइड में तो इसका हाफ कर देंगे। हाफ जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आएगा। तो आपको पूछेगा कि ह्यूमन बींग्स में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, तो आप 46 लगाएंगे, और हैप्लॉइड पूछेगा तो आप 23 लगाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन पूछा है। डिप्लॉइड को क्या कहते हैं, डिप्लॉइड को एक नाम से और जानते हैं, ऐसे लिख लीजिए DIPLOID डिप्लॉइड। और कभी कभी मियोसाइट पूछता है, ये MEIO पहले लिख लीजिए MEIO, फिर उसके बाद CYTE, ये कभी कभी पूछ लेता है। तो मियोसाइट को कहते हैं, 2N कहते हैं। और एक आप कौन सा याद करेंगे, आप एक बटरफ्लाई याद कर लीजिए, BUTTR बटर FLY। बटरफ्लाई का कितना होता है, 2N जो होता है वो कितना होता है, 380 होता है। और अगर इसका N देखेंगे तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 नहीं 190 हो जाएगा, तभी तो जाके इसका हाथ आधा होगा। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक आप ये सबसे अधिक पूछता है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में होता है, तो ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये लिख लीजिए OPHIO ओफायो GLOSSUM ओफायोग्लोसम क्या होता है, ये प्लांट होता है, किसका होता है, फर्न का प्लांट होता है। जो फर्न झाड़ी होती है उसी का होता है। फर्न का एक प्लांट टेरिडोफाइट होता है, फर्न होता है, एक प्लांट होता है। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है सबसे अधिक होती है, 1260 होती है। ये 2N की बात कर रहे हैं, 1260 डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है। और इसका अगर 1260 का आप हाफ करेंगे तो 630 हैप्लॉइड हो जाएगा। तो ये आप याद करके चलिए, सबसे अधिक होता है। कुत्ते का याद कर लीजिए, डॉग का कितना होता है, डॉग का जो 2N डिप्लॉइड होता है वो कितना होता है, तो वो 78 होता है। फिर उसके बाद आप कौन सा कैट बिल्ली का याद कर सकते हैं, बिल्ली का 2N जो होता है ये कितना होता है, 38 होता है। तो इतना आप याद कर लीजिए। एक और याद कर लीजिए, फ्रूट फ्लाई का याद कर लीजिए, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। फ्रूट फ्लाई का होता है कितना होता है, तो फ्रूट फ्लाई का 8 होता है। 2N जो होता है ये 8 होता है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम 8 होता है। तो इतना इस वीडियो में हम लोग कर लिए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप लोग अच्छे से सिलेक्शन लेके फिर UP UMS में आएँ। आप जो कोर्स करना चाहते हैं आप आसानी से वो कोर्स मिल सके। आप पढ़ाई व्यस्त रखिए और आइए, हम आप लोग का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। जो भी कोर्स सोच रहे हैं करने के लिए अपने कोर्स कर लीजिए, और अपना देख लीजिएगा कि हमें कौन सा कोर्स करना है, ये आपके सोचना है और किसका स्कोप है, उसी के हिसाब से आप कोर्स करेंगे तो आप अच्छा करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।